राजस्थान। राजस्थान ई विमर्श के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। ई विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर के जरिए जी राजस्थान के माध्यम से हम इस कोरोना काल में जुड़ रहे हैं राजस्थान के मंत्रियों से, और यह सेशन बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में नई चुनौतियां प्रदेश के सामने हैं और इसीलिए ई विमर्श का ये प्लेटफॉर्म हमने सरकार के मंत्रियों से जुड़ने के लिए किया है, जिससे जनता के साथ सरकार का संवाद बना रहे। सर, जाहिर है चुनौतियां आपके सामने भी हैं और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विभाग आप संभाल रहे हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे पहले कोरोना के चलते प्रभावित हुई है और सबसे बाद में रिवाइव होगी, और इसका सबसे ज्यादा असर राजस्थान पे होगा। तो लॉकडाउन के दौरान हुए इस नुकसान से टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे उभर पाएगी, क्या इसकी योजनाएं हैं? मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नुकसान सबसे ज्यादा टूरिज्म को हुआ है और टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए हमने कई मीटिंग ऑलरेडी रख चुके हैं अफसरों के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो 5 सितारा वाले हों, चाहे मीडियम क्लास हो, चाहे गाइड हो, चाहे और लोग हों, और उनसे हमें एक कंटिजेंसी प्लान बनाया है कि सबसे पहले हमको डोमेस्टिक टूरिज्म चालू करना पड़ेगा जी, और लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि राजस्थान आना सेफ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो जी जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो विश्वेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आप तक? जी, कम आ रही है जी। जी सर, जिस तरीके से आपने डोमेस्टिक टूरिज्म का यहाँ पर जिक्र किया है, हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो डोमेस्टिक टूरिज्म है ये वैशाखी का काम करेगा, और क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज्म में जो बूम था वो अब आना बहुत मुश्किल है अगले 1-2 साल तक। तो ऐसे में अगर हम देखें जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, ये कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे? खासकर अगर हम बात करें हस्तशिल्प की, होकर्स की, वेंडर्स की, लोक कलाकारों को आर्थिक मदद की, आपने इसको लेकर क्या योजना बनाई है? देखिए मैडम, मेरी बात हुई थी, हम सभी मिनिस्टर्स आपस में बात कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे जी से बात हुई और सेंटर से फोन आया था पटेल साहब का, जो सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर है, कि अपन को आपस में सबको मिलकर के एक तो सरकार से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पेंडिंग हैं, नए आकर्षण जो हम बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए हमको राशि उपलब्ध कराई जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप 5 सितारा होटल के मालिक से लेकर के और रिक्शे वाले तक, जैसे सभी लोग प्रभावित हुए इससे, और सैकड़ों लोगों का रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका। तो इसका अब एक ही ये है कि हम पहले तो विश्वास लोगों में लाएं कि राजस्थान आना सेफ है। और जैसे एक एग्जांपल, मेरी बात आदित्य ठाकरे जी से बात हो रही थी कि जो मिडिल क्लास है, जो ना अंग्रेजी जानती है ना हिंदी जानती है, उनको हम अपना लिटरेचर जो है या राजस्थान में जो कुछ भी देखने को है उसको हम उनकी जैसे मराठी भाषा में छापे या गुजरात को गुजराती भाषा में छापे, और जिससे कि वो वहां के लोग आकर्षित हों, अपने आप को अपनापन उनको महसूस हो और वो लोग आए। लेकिन इसके लिए समय लगेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे यहाँ एक शाही रेल चलती है, उसको हमने ये डिसीजन लिया है कि आधी रेट पर और जो हमारे देसी सैलानी है उसको उपलब्ध कराया जाए। तो ऐसी कई योजनाएं बना रहे हैं हम, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इसमें राजनीति कहीं नहीं आनी चाहिए जी। किसी भी प्रदेश की सरकार हो, किसी पार्टी की, हम लोग सबको मिलकर के और पर्यटन को आगे बढ़ाना है और केंद्र सरकार का पूरा इसमें आशीर्वाद चाहिए।
जी बिल्कुल विश्वेंद्र जी, इसमें राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बात आपने बिल्कुल सत्य कही है। और क्योंकि हम जो पैलेस ऑन व्हील्स के जो 7 फेरे थे कोरोना के चलते वो कैंसिल किए गए थे, और सितंबर का जो महीना है से ये सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या इसको लेकर अभी आप लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? क्या इसे शुरू किया जाएगा या फिर रोका जाएगा? जैसा मैंने अभी कहा मैडम के उसके लिए हमने अभी से एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो सितंबर के बाद सीजन शुरू होता है, चाहे वो सेंचुरीज का हो चाहे और जगह का हो, और मौसम के हिसाब से भी। और ईश्वर की कृपा रही तो ये कोविड-19 जब तक शांत भी हो जाएगा, लेकिन हम शुरुआत करेंगे जैसे पहले सोन व्हील से आधी रेट्स पर सैलानियों को उनको घुमाने की। जो होटल्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी सैलानियों को जो आ रहे हैं राजस्थान में, उनको अपने होटल में कोई ठहरने आ रहा है आपके, तो उसको भी सब्सिडाइज रेट पर आप वो चलाएं, रेट पर कमरा दें और व्यवस्था करें। ऐसी सारी व्यवस्थाओं पर हम लोग लगे हुए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप यहाँ पर जिक्र भी कर रहे हैं कि आधा रेट इसका क्या जाएगा, आधा पैसा लिया जाएगा, पूरा नहीं, इससे कहीं ना कहीं वो लोग आकर्षित होंगे। लेकिन सर मेरा एक और सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं होटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, लगातार रियायतों की यहाँ पर मांग की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया जो आर्थिक पैकेज था वो हम सब ने देखा है, उसमें कुछ खास फोकस टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर नहीं दिखता है। तो ऐसे में जो लोकल रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्री रिवाइव करना इन लोकल रिसोर्सेज के जरिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है मैडम। लोकल जो जैसा मैंने कहा कि केंद्र से जब तक मदद नहीं मिलेगी, जब तक जो हमारी योजनाएं हैं और वो उनको हम क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, क्रियान्वयन उनका ढंग से जी। और लोकल जहां तक सवाल है, लोकल तो कितना, मेरे ख्याल से 15-20% ही हम लोग इसमें इजाफा कर पाएंगे। बाकी पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको एडवर्टाइजिंग चाहिए। देखिए जब तक हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे, किसी चीज को मार्केट नहीं करेंगे ऑल ओवर इंडिया और लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे, जब तक बड़ा मुश्किल है। और हम सभी मंत्री जैसे आदित्य ठाकरे जी से मेरी मुलाकात हुई थी लॉकडाउन खुलने के बाद, और पटेल साहब ने शायद मीटिंग भी रखी है, अभी उसकी सूचना आई है, और हम लोग सब मिलकर के एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में इंटरलिंक्ड स्टेट टूरिज्म कर सके, जिसमें आपने राजस्थान में तो हम हमारे पास जो लोकल वो है फोक लोर, फोक डांसेस, अपने राजस्थान में तो क्या नहीं है, आप जानती हैं सब राजस्थान के बारे में जी। और 90% राजस्थान में टूरिज्म ही एक सोर्स ऑफ इनकम है जी। बिल्कुल टूरिज्म है और इससे सीधा सीधा जुड़ा होटल ट्रेड है। तो सर हम देख रहे हैं जो होटल ट्रेड है और वो जो लोग हैं वो परेशान है क्योंकि होटल सारे बंद हैं इस वक्त। तो आप कैसे ये कोशिश कर रहे हैं, कैसे ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि रियायतें उनको दी जाए, क्योंकि लगातार होटल ट्रेड रियायतें आपसे मांग रहा है और काफी उम्मीदों के साथ आपको देख रहा है? देखिए मैडम, हमने सरकार को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को चिट्ठी भी लिखी है और मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई है इस मामले में कि हमको इन लोगों को लिए आर्थिक पैकेज देना पड़े, यानी कि सब्सिडीज बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे वो बार लाइसेंस फी हो। ऐसी चीजों में हमको बहुत बड़ी बड़ी राहतें देनी पड़ेंगी, जब जाकर होटल कहीं अपने पैरों पर खड़े हो पाए। बिल्कुल, यहाँ पर रियायतें उनको देने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि लगातार मांग भी कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से नुकसान हुआ है वो पूरा देश देख चुका है, पूरा विश्व देख चुका है। लेकिन सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि जब हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बड़े आधारों में से राजस्थान का पर्यटन है और अर्थव्यवस्था को, पूरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा, लेकिन ये आने वाले दिनों में संभव नहीं लग रहा है। ये बहुत एक चुनौती हमें दिख रही है फिलहाल आपके सामने। तो कैसे जो पर्यटन है उसे मुख्य धारा में लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग हो रही है? देखिए प्लानिंग तो मैंने जैसे आपसे कहा, एक तो हम नए सर्किट बनाना चाहते हैं जिससे लोग और नई जगह देख सकते, और इसके साथ साथ वीकेंड टूरिज्म भी हम स्टार्ट करें जी, वीकेंड पैकेजेस, और उसके साथ, और जैसे आप दिल्ली से आना चाहें वीकेंड के लिए तो अलग पैकेज आपको मिलेगा जी। और शाही रेल एक है ही अट्रैक्शन, उसके अलावा
जहां जहां भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं आरटीडीसी की, उनको और अच्छी सुविधाएं उनमें उपलब्ध कराकर लोगों को आकर्षित करें। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है कि वो जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जहां जहां उनको ले जा रहे हैं दिखाने के लिए, जो भी चीजें देखने आते, उन चीजों की सैनिटाइजेशन, वो सेफ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, ये इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और बिल्कुल ये वक्त की मांग भी है। जिस तरीके से हम इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और बार बार जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि कोरोना के साथ जीना हम सबको सीखना होगा, तो उसमें ये मूलभूत चीज़ें हैं जैसे सैनिटाइजेशन हो गया, मास्क लगाना, ये बाकी चीज़ें। लेकिन सर, आपने यहाँ पर पर्यटन सर्किट का भी जिक्र किया है, तो केंद्रीय पर्यटन योजना के तहत नए पर्यटन जो सर्किट थे वो बन रहे थे, तो वो कोरोना काल में बंद हो गए थे। ऐसे में अब वो कैसे पूरे होंगे? देखिए, उसके लिए मैडम सबसे पहले तो लॉकडाउन खुले, उसके बाद बैठकर मीटिंगें हो और एक योजनाबद्ध तरीके से नए सर्किट हम लोग घोषित करें, बनाएं। उसमें रिलीजियस सर्किट भी इंक्लूड करें, उसमें वाइल्ड लाइफ सर्किट भी इंक्लूड करें और आर्कियोलॉजिकल सर्किट भी इंक्लूड करें, जो नई साइट्स होंगी। और यानी कि नई चीजें हम लोगों को इनोवेट करनी पड़ेंगी जो है हमारे पास। आज मैं आपको बता दूं कि मैं पर्यटन मंत्री होते हुए ये अधिकृत रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान की जो आज सैलानी आते थे अब तक, उन्होंने केवल 40% राजस्थान को टैप किया। 60% राजस्थान ऐसा है, ये पर्यटन का खजाना है, बिल्कुल जैसा मैंने कहा। इस पे टैप करने के लिए नए सर्किट्स को बनाना बहुत आवश्यक। और बिल्कुल ये जो ज़रूरत है इसके हिसाब से आगे काम भी करना होगा। अगर पर्यटन राज्य में बढ़ाना है, पर्यटकों को बुलाना है, आकर्षित करना है, क्योंकि आप जो देवस्थान विभाग है वो भी आपके पास है, और ऐसे में जो देवस्थान विभाग के पुजारी हैं उनके सामने कहीं ना कहीं पाठ पूजा बंद होने से बहुत बड़ा संकट इस वक्त है, और उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। तो इस संकट को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कैसे उनको सहूलियत दी जाएगी? मैडम, आपकी आवाज वैसे कट रही थी लेकिन मैंने सुन लिया आपने जो कहा था जी। बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो कि आत्मनिर्भर हैं और बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनमें केवल चढ़ावे से काम चलता है। तो कल ही इस मामले में जयपुर में मीटिंग हुई थी मेरी और अधिकारियों की, और हमने व्यवस्था की है कि पूजा सेवा तो खैर बंद होने नहीं दी हमने किसी मंदिर कहीं भी हो। और उसके अलावा इनका भोजन की, इनके परिवार पुजारी जो वहां रहते हैं उनके परिवारों के भोजन की, उसके लिए व्यवस्था के लिए सरकार को एडिशनल फंड्स देने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है। फिलहाल तो समस्या आ रही है, दानदाता भी दे रहे हैं, आगे आ रहे हैं जी, लेकिन इसके लिए लॉकडाउन के बाद मंदिरों की समस्या तो मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी। विश्वेंद्र जी, क्योंकि जो कहीं ना कहीं पुजारी हैं, आपने भी जिस तरीके से कहा है कि सरकार ने योजना भी बनाई है और सरकार से ये कहा भी जा रहा है कि इसके लिए फंड दिया जाए, लेकिन इसके अलावा जो सरकारी मंदिरों का भोग बजट था वो भी बिगड़ गया है। और जिस तरीके से ये वक्त चल रहा है, विपदा की घड़ी में हम सब हैं, तो जो मंदिरों में भोग नहीं लग पा रहा है, क्या इसके लिए भी कोई खास योजना है, कोई खास तैयारी है? क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिला है। देखिए मैडम, मैं ये बताऊं आपको कि जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। और जो देखिए, कोविड चलते और लॉकडाउन चलते कई लिमिटेशंस भी होती हैं, आप जानते हैं, समझ रही हैं कि लिमिटेशंस कितनी हो रही। और जो बहुत छोटे मंदिर हैं या सेल्फ सफिशिएंट नहीं है मंदिर, उनके लिए दानदाता आगे आ रहे हैं और वो दानदाता इंतजाम कर रहे हैं कि ढंग का पूजा पाठ उनके भोग लग सके। लेकिन भोग वाली जो बड़ी समस्या थी, इसकी वजह से मैंने कहा कल ही मीटिंग हुई है और निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी इसका इंतजार हमें है लॉकडाउन खुलने का, और इसको हम और सुदृढ़ कर सकते। जी विश्वेंद्र जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और मुझे लगता है कि जो राजस्थान की जनता है वो भी इस सवाल का जवाब ज़रूर चाह रही होगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो समय इस वक्त है वो सबके लिए काफ़ी संकट का वक्त है, लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार की ओर हर राज्य सरकार देखती है। कितनी उम्मीदें आपको केंद्र से? हालांकि जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई थी उससे राजस्थान में, और राजस्थान का अगर हम बात करते हैं तो पर्यटन विभाग जो है उसको कितनी सहूलियत मिली है या नहीं मिली है, या आगे आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए मैडम, उम्मीद मुझे काफी है, क्योंकि देखिए जो पर्यटक राजस्थान आता है वो केवल, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है
तो वो केवल राजस्थान ही नहीं आता जी। वो उत्तर प्रदेश भी जाता है, मध्य प्रदेश भी जाता है, और जगह भी जाता है। तो अक्रॉस पार्टी लाइन यहाँ राजनीति नहीं है पर्यटन में। पर्यटन एक ऐसा विभाग है और ऐसा विषय है जहाँ राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोग सब मिलकर के अगर काम करें तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है केंद्र हमारी अच्छी मदद करेंगे, केंद्र सरकार मदद करेगी और हम लोग इसको वापस पटरी पर जल्दी से जल्दी लाएंगे। लेकिन समय लगेगा, ये मैं जानता हूँ, आप भी जानती हैं जी। और इसमें जितने भी आप हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं मीडिया वाले जी। मैं सब मीडिया वालों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप हमारी सपोर्ट करें, जिससे कि गरीब लोग से लेकर के आम आदमी जो है जिनको रोजगार हजारों की तादाद में मिलता था वो वापस मिलना शुरू हो जाए और चीजें नॉर्मल होने लगे। जी, और बिल्कुल थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन जिंदगी फिर से पटरी पर जरूर आएगी विश्वेंद्र जी। लेकिन एक और सवाल महत्वपूर्ण वो ये कि आपकी आपत्ति पर लाइट एंड साउंड के टेंडर को रद्द किया गया था, तो क्या अब नए सिरे से इसकी शुरुआत हो पाएगी? देखिए मैडम, इसकी शुरुआत जल्दी से जल्दी हम कर रहे हैं। टेंडर जैसे ही लॉकडाउन खुलते हुए ऑफिस बंद थे और सारे जितने हमारे अफसर हैं उनको वॉर रूम में लगा दिया गया, कोविड वॉर रूम में, और इसमें अनियमितताएं पाई गई थी, इसलिए मैंने इनको कैंसिल किया। तो सिंगल बिड्स थी बहुत सी, और लाइट एंड साउंड शो का तो बहुत जल्दी देखिए उनको शुरुआत होगी। शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा जी। इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे आप टेंडर होंगे तो लाइट एंड साउंड शो शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनको देखने कौन आएगा ये मेन चीज। देखिए हमको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि आदमियों को विश्वास हो कि राजस्थान में जाना सेफ है और राजस्थान में नई चीजें देखने को मिलेंगी, नई, और राजस्थान में सैलानियों को हम जिस तरीके से हम लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि केंद्र सरकार की मदद से हम लोग अच्छी तरह से इस पूरे विभाग को दोबारा और पूरे पर्यटन सिस्टम को दोबारा पटरी पर ला। बिल्कुल विश्वेंद्र जी, आपने यहाँ पर बिल्कुल सटीक और सही बात कही है कि जो ये लाइट एंड साउंड का जो टेंडर था जिस तरीके से रद्द हुआ था, इसको फिर से शुरू आप करेंगे, लेकिन इसमें एक अहम और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो लोग हैं जो उसको देखने आएंगे उनके अंदर एक विश्वास डेवलप करना होगा, ये उनको आश्वस्त होना होगा कि हाँ हम वहाँ पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ होंगे, और इसके लिए एक प्रॉपर एक रोड मैप तैयार करना होगा जिसके लिए उनको भी लगे कि हाँ हम जा रहे हैं तो हम सेफ हैं। इसमें सरकार किस तरीके से आगे जो स्टेप्स है वो उठाएगी, ये विश्वास कैसे इन लोगों को दिलाया जाएगा कि आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं? देखिए मैडम, सबसे फिर ये कहूंगा, मैं कोई आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये मैं कहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की हो सकती है वो मीडिया की। नेगेटिव पब्लिसिटी, पॉजिटिव पब्लिसिटी, ये मीडिया के हाथ में। मीडिया अगर हमको पॉजिटिव पब्लिसिटी देंगे, चेक करके, आपके लोग सब जगह हैं, चेक करके हमको अगर पॉजिटिव पब्लिसिटी मिलेगी तो मैं समझता हूँ 70% काम हमारा आसान होगा। और बिल्कुल हम हर वो खबर जो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए और हर वो खबर हम पहुंचाते हैं, पॉजिटिव खबरों को हम पहुंचाते हैं क्योंकि सच दिखाना हमारा काम है, और पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से जो इकोनॉमी इस वक्त, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतरी है वो ज़रूर पटरी पर आएगी। सर एक और चीज़, क्योंकि हम देखते हैं प्रतिदिन ट्रैवल ट्रेड को 50 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट्स और हैंडीक्राफ्ट हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट हैं, होकर है, वेंडर है, बहुत लोग इसमें शामिल हैं। तो इन पर किस तरीके की योजना बना रहे हैं? देखिए मैडम, मैं वही कह रहा हूं कि सबसे मेन चीज है कि अपन किस तरीके से पर्यटक को लुभा सकते हैं। अभी विदेशी पर्यटन तो अपन भूल जाएं, मेरे ख्याल से दिसंबर तक बिल्कुल कैंसिलेशन आ चुके हैं, तो हमारे देशी सैलानी कितने आ सकते हैं और उनको कितना आराम हम दे सकते हैं। सबसे पहले तो विश्वास क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जी। अब आपको राजस्थान अगर आना है तो आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में अगर मैं कहीं आप जाएंगी तो आप सुरक्षित हैं कोविड से या और कोई बीमारी से, और आप हर तरीके से कि आपकी देखभाल की जाएगी। और हमने नई एक योजना चालू करी है, टूरिस्ट पुलिसिंग। जो लोगों को परेशानी होती थी कि लोग कहीं से आते थे, वो भाषा नहीं जानते हिंदी की, चाहे देशी हो या देसी हो, दूसरे प्रांतों से आते थे, उनके लिए हमने ये इंतजाम किया है, टूरिस्ट पुलिसिंग होनी चाहिए, जिससे कि उनको परेशान ना करें ना दुकानदार
ना जो हॉकर्स बैठे रहते हैं वो परेशान करें, और उनको उचित मूल्यों में जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट है और भी चीजें हैं वो खरीदने को मिले। और सबसे जरूरी चीज, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, कि ये चीजों की जो सेफ्टी है वो सेफ्टी इज द मेन फैक्टर। वो विश्वास जिस दिन बढ़ गया और लोगों के दिमाग में, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जी। आप जिस दिन आपने विश्वास हम लोग ने पैदा कर दिया, आपने और हमने मिलकर, कि राजस्थान में आना सुरक्षित है, उसी दिन चाहे वेंडर हो, चाहे गाइड हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे वो 5 सितारा होटल का मालिक हो, चाहे वो मध्यम सितारा होटल का मालिक हो, सबको फायदा होगा और पर्यटन को पूरा नई एक दिशा मिलेगी। बिल्कुल, और ये बहुत बेहद ज़रूरी भी है। और जिस तरीके से आप खुद बार बार मीडिया का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव खबरें दिखाना कितना ज़रूरी है, और बिल्कुल हम जो जी न्यूज़ है वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाता भी है, निभा भी रहा है, और हर वो खबर जो पहुंचनी चाहिए उसको बखूबी आप तक पहुंचा भी रहा है। लेकिन सर, इस चीज़ में मैं एक और चीज़ को ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम बात करें भरतपुर की, तो हम देखते हैं किस तरीके से ये बॉर्डर पर आता है उत्तर प्रदेश के, और ऐसे में हम देख रहे हैं जो प्रवासी मजदूर हैं उनके आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है, आवाजाही लगातार जारी है। ऐसे में तस्वीरें जो आ रही हैं, कहीं पर कई ऐसे मजदूर हैं वो मजबूर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है आपकी तरफ से या की गई है, और जो आने और जाने का सिलसिला है उसको, उनको क्या जो गाड़ियां हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है, या फिर ये पूरा जो रोड मैप है इसको कैसे आप लोगों ने तैयार किया और क्या कुछ इस पर हो रहा है? देखिए मैडम, जितना कर सकते थे हम सरकार ने किया है। अब ट्रेनें भी चालू कर दी हैं, बसें भी चालू कर दी हैं हम। और एक बार समस्या आई थी, जैसे आप सर्वे में थे, जब हमने 500 बस एक बार, 100-150 बस एक बार, कांग्रेस पार्टी ने, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, खुद हमने कहा था कि हम अग्रिम राशि जमा करा देंगे किराए की, आप इन बसों को ले लीजिए यूपी में, जिससे कि वहां जो पैदल जो लोग चल रहे हैं, मजदूर चल रहे हैं, उनके लिए हम पूरा इंतजाम कर सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए मना कर दिया। हमने, और प्रियंका जी ने आपके सामने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो भले ही अपने झंडे लगाएं, बीजेपी के झंडे लगाएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये मेरे हिसाब से इससे ज्यादा अमानवीय चीज कोई नहीं हो सकती है कि बसों का इंतजाम हम करें, पैसा हम दें, और फिर भी आप मना कर दें उसके लिए। इस तरीके से तो काम, हम गरीब को किस तरीके से हम सहायता कर सकते हैं, मेरे समझ से परे। बिल्कुल, और ऐसे में मदद पहुंचाना जरूरी है, राजनीति से ऊपर उठकर काम करना जरूरी है। विश्वेंद्र जी, राजस्थान का एक एक शख्स बहुत उम्मीदों के साथ आपको देख रहा है, और खासकर जिस तरीके से हम टूरिज्म को लेकर बात कर रहे हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं। कई जो उनके सवाल होंगे उनका जवाब आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये चाहूँगी कि एक मैसेज आप राजस्थान के आवाम को, उस जनता को जिसको काफ़ी उम्मीदें आपसे हैं, उम्मीदों से आपको देखते हैं कि इस विपदा की घड़ी से हम जब निकलेंगे तो उस वक्त कैसी स्थिति होगी, कैसे उसको बेहतर किया जाएगा? देखिए, मैं मैडम, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता से, चाहे कोई जाति की हो, चाहे कोई धर्म की, उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि कोविड-19 के साथ जो कंट्रोल में आता जा रहा है, धीरे धीरे हमको जीना सीखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग अगर प्रिकॉशन लेंगे तो हम सुरक्षित हैं। राजस्थान सरकार कटिबद्ध है कि हर तरीके से, चाहे कोई आदमी भूखा नहीं रहे, हर आदमी की मदद हो, जो रोजगार हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो रोजगार हम प्रोवाइड करें, और नई कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह जो पहले बंद हो चुकी थी उनको हम रिवाइव करें, और इकोनॉमिक पैकेज केंद्र से हमें अच्छा मिले। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि ऐसा मिलेगा। और राजस्थान की जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार हमेशा आपके साथ है, वर्तमान सरकार, और आपके साथ रहेगी, और रही भी है। और जितना आउटफ्लो, आप बिलीव नहीं करेंगे कितना आउटफ्लो निकला है भरतपुर होकर के। 67,000 लोग एक दिन, एक टाइम में निकले, एक बार 33,000 लोग एक टाइम निकले, यानी 2 लाख को क्रॉस कर गए ये पूरा आंकड़ा जो लोग यहाँ से गए। लेकिन यहाँ के दानदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, एनजीओ को धन्यवाद देना चाहूंगा, और आम आदमियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सबको खाना खिलाया, जितना खिला सकते थे।
इतनी उनकी क्षमता थी, और दवाइयां दी, मेडिकल टीम्स हमने बॉर्डर पर बैठा दी थी, जिससे कि उनको जो पैरों में छाले पड़ गए या पैरों में चोटें आई हैं, उनके लिए उनको सबको इलाज मिल सके, उनको राहत मिल सके, और पानी की जितनी व्यवस्था कर सके, दवाइयों की, ग्लूकोज की जितनी व्यवस्था कर सके, वो पूरी सरकार ने की है। जी बिल्कुल विश्वेंद्र जी, जिस तरीके से आपने तमाम बातें कही हैं, कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो और जागी होगी राजस्थान के आवाम की, और कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई ज़रूर हुए होंगे, उनके हर एक सवाल का जवाब उनको मिला होगा। और इसी के साथ मैं ये कहूँगी आपसे कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम राजस्थान ई विमर्श में फिलहाल इतना ही। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे भी। अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर तेजी से आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर देगा। अरे अब तो करवा लो हेल्थ इंश्योरेंस policybazaar.com से, महंगा नहीं है। policybazaar.com, health insurance, standard terms and conditions apply. एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, तीनों लो।